गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गणित में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। सर्वांक्षम, ये जो सिंबल बना है, निशान, ये चिन्ह है, ये सर्वांक्षम का चिन्ह है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या है। जैसे आपके दो त्रिभुज दिए गए हों, पहले सर्वांक्षम का मतलब क्या है? त्रिभुजों का सर्वांक्षम, सर्वांग क्षमता का मतलब है कि सभी अंगों में समानता। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, तो अगर एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर उठाकर रख दिया जाए तो दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूरा ढक लें, तो उसे हम कहते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। कि त्रिभुज सभी कोणों भुजाओं से एक बराबर है, मतलब उनकी आकृति एक जैसी है। तो किसी भी त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर हैं, दोनों त्रिभुजों के सर्वांक्षम होने की चार शर्तें हैं। त्रिभुजों के सर्वांक्षम होने की चार शर्त है। तो जैसे पहली शर्त यह है कि किसी भी त्रिभुज में अगर उसकी दो भुजाएं, किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं और एक कोण के अलग अलग बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं सर्वांक्षम त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आपका ये एबीसी और ये PQR, ये दोनों त्रिभुज हैं जिसमें AB बराबर PQ हो तथा BC बराबर QR हो तथा कोण B बराबर कोण Q हो, तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम हैं। तो सर्वांक्षम की ये जो है, इसको हम लोग भुजा के द्वारा सर्वांक्षम हुआ। भुजा को हम लोग साइड यस लिख सकते हैं, कोण को ए लिख सकते हैं एंगल, और भुजा को हम एस लिख सकते हैं। तो यस ए यस, ये यस द्वारा ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम हो गए। तो सर्वांक्षम की पहली शर्त, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं और एक कोण के अलग अलग बराबर हो, तो इसे हम सर्वांक्षम त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए, इसको लिखते हैं, इसको भुजा या यस ले सकते हैं, क्योंकि साइड में भुजा होता है, एंगल पर कोण होता है। इसको हम लोग यस ए नहीं लिख सकते। ये जो नियम है, तरीका है तो वही चीज, दो भुजा एक कोण, इसमें भी दो भुजा एक कोण, लेकिन सर्वांक्षमता की जो शर्त हम लोग आगे में लिखते हैं, किसके द्वारा जो मतलब ये सर्वांक्षम हुआ है, उसमें हम यस करके लिखते हैं, यस ए नहीं लिखते। इसका आप ध्यान दीजिएगा, ये सही तरीका माना जाता है लिखने का, और ये गलत तरीका है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, दूसरा, इसकी दूसरी शर्त क्या है? जैसे आपके दो त्रिभुज हैं, जैसे आपका ये ABC हो गया और यह PQR हो गया। तो इसमें जैसे कोण B और ये कोण C, कोण Q और कोण R के बराबर हो, और आपकी कोई एक भुजा जो AB है इस PQ के बराबर हो जाए, तो आपका त्रिभुज सर्वांक्षम हो जाएगा। तो दूसरी शर्त यह है कि किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा
दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के अलग अलग बराबर हो तो त्रिभुज समक्षम हो जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, यानी कि इसको ए द्वारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका एक समासम हो गया। ठीक, तो तीसरा हम देखते हैं, तीसरी शब्द इसकी तीसरी शब्द में क्या, जैसे आपका एक त्रिभुज है, ये आपका है ए बी सी पी क्यू आर। जैसे इस त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं ये इसके बराबर हो जाए, ये वाली इसके बराबर हो जाए और ये भुजा इसके बराबर हो जाए, तो ये त्रिभुज समक्षम हो जाएगा। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हो तो आपका जो त्रिभुज है वह सर्वांशम कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं यस यस यस। इसको हम ए नहीं लिख सकते, यह गलत माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन सर्वांशम सिद्ध करने के लिए तीनों भुजाओं को हम बराबर तो लिखते हैं लेकिन तीनों कोण को बराबर नहीं लिखते, तो इसका भी ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए हम इसको ए नहीं लिख सकते। तो ये आपका हो गया तृतीय तरीका। चौथे में क्या है कि जैसे आपका एक संपूर्ण त्रिभुज है और दूसरा भी एक संपूर्ण ही त्रिभुज है, ठीक है, तो इस त्रिभुज में जैसे ये आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी क्यू आर हो गया, तो इसमें एक 90 अंश का कोण है, ठीक है। तो इसकी जो शर्त होती है आर एच एस द्वारा, इसको हम मानते हैं आर एच एस। आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल 90 अंश का कोण, एच फॉर हाइपोटेनस कोण, एस फॉर साइड, मतलब कि 90 अंश का कोण और आपका कोण और एक भुजा, कोण और भुजा। इसमें क्या है आपका, जैसे दो समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक है, और ये AC बराबर है PR के, और कोई भी एक भुजा हो जाए, ये BC बराबर अगर आपका QR, BC बराबर QR हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांशम होते हैं। तो त्रिभुजों के सर्वांशम होने की 4 शर्तें हैं, जो चारों शर्तें हैं वो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, दिमाग होनी चाहिए, तो आप त्रिभुजों के सर्वांशमता से संबंधित जितने भी सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं।